नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम लोग फिजिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पूरी व्याख्या के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आपको कहेंगे कि आप शुरुआत से हर वीडियो को देखते हुए आइए ताकि आपकी फिजिक्स पे अच्छी पकड़ मजबूत हो सके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ, क्योंकि हमसे कह रहा है क्या बदल जाता है। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जब कोई भी वस्तु एक ग्रह से दूसरे ग्रह में ले जाएगी तो उसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? तो जब उसको भार तब मालूम होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, या ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, या सी, समान वेग से नीचे आ रही हो, या समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो भार महसूस तब अधिक होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा? अगर हम किसी कृत्रिम उपग्रह से कोई गेंद गिराते हैं तो क्या होगा? यह पृथ्वी पर चली जाएगी? ऐसा नहीं होगा। चंद्रमा पर चली जाएगी? ऐसा भी नहीं होगा। पृथ्वी पर गिरेगी? ऐसा भी नहीं होगा। ये क्या होगा कि उसी पृथ्वी के परितः उसी उपग्रह के साथ आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। यानी अगर हम किसी उपग्रह से कोई भी वस्तु छोड़ते हैं तो वह भी उसी उपग्रह के साथ उसी मार्ग में घूमने लगती है, उसी कक्षा में घूमने लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम तब होता है जब व्यक्ति त्वरण के साथ नीचे आ रही हो। ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब लगातार अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो व्यक्ति को अपना भार कम महसूस होगा, हल्का महसूस होगा। और अगर समान गति से नीचे आए, मतलब बराबर गति से नीचे आए, तो व्यक्ति को अपना भार न महसूस होगा ज़्यादा, न महसूस होगा कम। अगर त्वरण के साथ नीचे आएगी तभी उसको अपना भार कम महसूस होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की कक्षा से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ध्यान रखना है आपको, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको याद करने वाला पॉइंट है, याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचाई पर उछलती है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन, पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है, बात तो सही है। दूसरा, पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, ऐसा नहीं होता, द्रव्यमान है, हर जगह समान रहता है। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, वैसे तो ऑप्शन नंबर ए सही लिखा है कि पर्वतों पर वायुदाब कम हो जाता है। सी नंबर भी दिया है कि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। तो कह रहा कि अधिक ऊंचाई पर क्यों उछलती है? तो अधिक ऊंचाई पर इसलिए यहाँ पे बात की जाएगी क्योंकि हमारा गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ऊंचाई पे जाने पे भी घटता है और गहराई पर जाने पर भी घटता है। इसलिए जब हम कोई वस्तु पहाड़ों पर ले जाते हैं तो उसकी ऊंचाई पर जाने से गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। इसलिए पहाड़ों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण घट जाने की वजह से किसी गेंद को उछालेंगे तो वो ज़्यादा उछल जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, वायुदाब कम होता है वो बात ठीक है, लेकिन वो गेंद के उछलने के लिए उतना मायने नहीं रखता जितना उसका गुरुत्वीय त्वरण मायने रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो अगर गुरुत्वीय त्वरण ही खत्म हो जाए तो हमने क्या पढ़ा है, W बराबर mg पढ़ा है ना। W बराबर mg, अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाए
तो भार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही है। द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है परंतु भार हमेशा वस्तु का बदलता रहता है। भार डिपेंड करता है कि गुरुत्वीय त्वरण कितना है, और द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है, कहीं भी आप ले जाइए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक होता है? तो ये याद रखना है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। इसीलिए किसी वस्तु को चंद्रमा पर फेंकेंगे तो पृथ्वी की अपेक्षा वो 6 गुना ज़्यादा उछल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? लिखा है लोलक के आवर्तकाल उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए, सबसे पहले लोलक का जो आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, T बराबर 2 पाई अंडर रूट के अंदर L अपान जी। तो इसमें तो कहीं द्रव्यमान है नहीं, यानी ये लंबाई पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण पे। तो लंबाई पे डिपेंडेंट कैसे है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती वर्गमूल की, लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। यानी लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल घटेगा। तो ऑप्शन देखते हैं पहले। लिखा है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर ही नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए गलत है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी सही है। तापक्रम के ऊपर निर्भर नहीं करता, सब समय के ऊपर भी निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ जाती हैं? तो इसमें भी यही नियम काम करता है। देखिए, T बराबर अंडर रूट 2 पाई L अपान जी, अभी हमने सूत्र बताया। तो जब गर्मियों में क्या होता है कि कोई, जब आपने पढ़ा भी होगा कि किसी वस्तु का तापमान जब बढ़ता है तो उसकी लंबाई हल्की सी बढ़ जाती है, और ठंडियों में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वस्तुओं की लंबाई घट जाती है। अब क्योंकि लंबाई बढ़ गई घड़ियों की, तो उनका जो आवर्तकाल क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाने का मतलब, वो जहाँ 1 घंटा समय बता रही थी तो अब 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 1 मिनट या 1 घंटा 2 मिनट में उसी 1 घंटे के समय को बताएंगी, मतलब वो सुस्त पड़ जाएंगी। एक चक्कर जो लगा रही थी 1 घंटे में, या जितने भी मान लो 24 घंटे में लगाती हैं, तो 24 घंटे से ज़्यादा उनको टाइम लगेगा, यानी वो सुस्त पड़ जाएंगी, धीरे धीरे चलने लगेगी, मतलब आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो अभी हमने बताया कि जो आवर्तकाल होता है लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लंबाई अगर 4% बढ़ाएंगे तो इसका वर्गमूल 2 आएगा, मतलब आवर्तकाल उसका 2% बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? तो लोलक की अगर लंबाई 4 गुना बढ़ा देंगे तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2, तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे झूमने लगेगा। आवर्तकाल 4 गुना बढ़ा देंगे तो उसका टाइम भी दुगना हो जाएगा, मतलब वो घूमने में 2 गुना समय लगेगा, आवर्तकाल उसका दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? तो पेंडुलम को अगर हम लोग चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका, अब हमने पढ़ा है T = 1/√g, अभी बताया ना 2 पाई अंडर रूट L अपान जी, तो जी के व्युत्क्रमानुपाती है, जी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। तो जी पर चंद्रमा का मान कितना होता है, 1/6 होता है। तो जब 1/6 करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब बढ़ जाएगा। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका समयावधि बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चूंकि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है, यानी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण 6 गुना कम हो जाने की वजह से इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो इस सूत्र ध्यान में रखना है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र ये भी होता है 1/2 mv² और 1/2 p² ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, p²/2m। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत किससे संबंधित, प्रत्यास्थता से संबंधित है। हुक का सिद्धांत क्या है, जरा थोड़ा से समझ लेते हैं।
जैसे यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी है, कोई गुटका रखा हुआ है, इसमें स्प्रिंग बांध के हम लोग इसको खींचे आगे की तरफ, तो ये जो स्प्रिंग में कभी स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी, कभी स्प्रिंग बढ़ जाएगी, तो यही गुरुत्व प्रत्यास्था से होता है, इसी को बोलते हैं प्रत्यास्था। आगे देखते हैं, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि, तो यहाँ पर बात आती है पृष्ठ तनाव की, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव, दो ऑप्शन दिए हैं, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है या फिर जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसीलिए तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, यानी जल का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है। पृष्ठ तनाव का मतलब जल की जो परत होती है मजबूत होती है, तो अंदर जाके उसको पार धंस के नहीं जा पाती तेल की बूंदें, और उसी में वो तैरती रहती हैं। तो जल का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है, इसीलिए तेल की छोटी बूंदें तैरती रहती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो ध्यान रखेंगे ये भी पृष्ठ तनाव के ही सिद्धांत पे काम करता है, निर्मलन। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो ये भी पृष्ठ तनाव की ही वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। अगला है, एक द्रव बूंद गोली आकार धारण कर लेती, कोई गेंद या कोई भी पानी की बूंद गोली इसीलिए वो बन जाती है, उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकनी बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस या किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो अगर कोई व्यक्ति है पानी में है, कुल मिला के वो पानी में है, तो पानी से बाहर आने का मतलब उसको तैरना पड़ेगा, तो जितना बल वो पानी में लगाएगा, पानी भी उतने ही बल से उसको आगे खींचेगा, उतने ही बल से आगे धक्का देगा। तो इस तरह से यहाँ पे न्यूटन का तृतीय नियम काम करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ध्यान रखेंगे इसको। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव के ही कारण नाचते हैं, क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है, जो कपूर के टुकड़े होते हैं पानी को धंस करके पानी के अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि पानी की जो परत होती है मजबूत होती है, मतलब उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है, इसलिए वो अंदर उसी के ऊपर नाचते रहते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। ध्यान रखिए, जब कोई चीज़ पानी में डाल दी जाती है, जैसे मिट्टी का तेल या फिर कोई भी डिटर्जेंट डाल देंगे, तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा, मतलब पानी की परत फट जाती है। तो तभी गर्मियों में या फिर जो पानी की बरसात के समय मिट्टी का तेल पानी में डालने की इसलिए सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें मच्छर जब बैठेंगे तो मच्छर पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो यहाँ पे डिटर्जेंट डालने से पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, अभी हमने बताया। ऑप्शन ए सही है। अगला है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि, संवातक कमरे की छत के निकट इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। तो हमको पता है गर्म हवा ऊपर उठती है, और ऊपर जब संवातक लगे होंगे तो उन्हीं से बाहर चली जाएगी, क्योंकि गर्म हवा नीचे रुकती ही नहीं, नीचे ठंडी हवा रहती है, गर्म होकर हवा ऊपर उड़ेगी और कमरे के बाहर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, ठीक है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं? नहीं, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं, तभी वो मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते। तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, और मतलब कथन ए सही है, कारण गलत है। तो कथन ए सही है, कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि, गुरुत्व नहीं होता, गुरुत्व होता है कुछ कम होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाता है। तो ये बात तो सही है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, कम क्या होता ही नहीं है, तो गुरुत्व नहीं होता, यही ऑप्शन नंबर ए सही है। 150 का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि केस नली के व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो केस नली क्या होती है, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे पानी है, किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, ये सब पानी भरा हुआ है,
इस पर एक हम बारीक पतली सी केस के आकार की, मतलब बहुत पतली नली अगर डालते हैं, अगर ऊपर नली खुली हुई है तो ऑटोमेटिक इसमें पानी चढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक पानी चढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं केशिकत्व। केस नली में पानी का स्वयं से चढ़ना केशिकत्व कहलाता है। तो ये केशिकत्व है। अब अगर इसका ये जितनी पतली नली होगी उतना ही पानी ऊपर तक चढ़ेगा। तो अगर ये अभी इतनी पतली है, अब इसी को इसका व्यास दुगना कर दो, मतलब इसकी मोटाई दुगना कर दो, तो जो पानी यहाँ तक चढ़ता था अब इसके आधे तक ही चढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्यान रखेंगे, अगर केस नली का व्यास दुगना कर देंगे, पतली थी अब उसको दुगना मोटाई कर दी गई, तो उसमें जो पानी ज़्यादा ऊपर तक चढ़ रहा था वो आधे तक ही चढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता क्या होती है? जो पानी बहता है, किन्हीं वस्तुओं के जो द्रव होती हैं, द्रव वस्तुएं, उनके बहने वाले गुण को ही श्यानता कहते हैं। तो श्यानता क्या होती है? द्रवों के बहने का गुण ही श्यानता है और उसकी इकाई पॉइज होती है। ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई दोनों केस नलियों में बराबर होगी। भिन्न भिन्न व्यास की है तो बराबर नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए गलत है। अधिक व्यास वाली नली में अधिक चढ़ेगा, अधिक नहीं चढ़ेगा। जो जिसकी मोटाई ज़्यादा होगी उसमें पानी कम ऊपर तक चढ़ेगा। कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगा, सही बात है। कम व्यास वाली जो केस नली होगी उसमें पानी ज़्यादा चढ़ेगा, मतलब जो जितनी पतली केस नली आप करेंगे वो पानी उसमें ऑटोमेटिक उतना ही ज़्यादा चढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो लैंप की बत्ती में ये केशिकत्व की ही घटना होती है, केशिकी घटना के कारण ऊपर उठता है। हम लैंप में क्या करते हैं, नीचे तेल भरा होता है, अब इसमें बत्ती डाल देते हैं कपड़े की, तो कपड़े की बत्ती में बारीक बारीक कपड़े की जो रेसे होते हैं उन्हीं की सहायता से ऑटोमेटिक पानी चढ़ता रहता है। बीच बीच में जो रेसों के बीच में जगह होती है वही केस नली का काम करती है। तो ये बत्ती जो दिया जलता है यही केशिकत्व की घटना के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, किस सिद्धांत पे? तो सबको पता होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? यह है प्लवन का नियम, मतलब यही तैरने का नियम। जब कोई वस्तु तैरती है तो अपने भार के बराबर द्रव को निकालती है, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला और देख लेते इसमें क्या क्या दिया है। समकोण त्रिभुज का नियम, ये कोई खास नहीं होता, वेक्टर का नियम होता है, त्रिभुजी सदिशों में होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम पता है, बराबर G m1m2/r²। करंट व वोल्टेज धारा है और ये विभव है, तो यह अलग चीज हो गई। तो प्लवन का नियम ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत ही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जब कोई वस्तु किसी पानी में डुबोई जाती है तो जितना पानी हटाती है वो उतना ही पानी हटाएगी जितना उसका भार रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यही कहते हैं आर्किमिडीज। उत्प्लावकता नियम, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? यही आर्किमिडीज थे। इसी को बोलते हैं उत्प्लावन बल। जितना वस्तु का भार है उतना ही बल से नीचे पानी उसको ऊपर की ओर धक्का मारता है, इसी को बोलते हैं उत्प्लावक बल, जो नीचे से पानी के द्वारा ऊपर लगाया जाता है। तो यही होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जो ठोस है उसके नीचे जो द्रव है, जितना वो द्रव को हटाएगा उतने उसी के हिसाब से वो ऊपर उछाल मारेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण होता है? तो अगर कोई पानी है उस पर लोहे का टुकड़ा डालेंगे तो क्यों नहीं तैरता, डूब क्यों जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, यही ऑप्शन सही है। मतलब लोहा जितना भारी है उससे उसके नीचे जो पानी है वो उसका उतना ही भार नहीं लगा पाता, उतना ही पानी नीचे से ऊपर की तरफ उतना ही बल नहीं लगा पाता, इसीलिए लोहे का टुकड़े का भार ज़्यादा हो जाता है, पानी का ऊपर वाला उत्प्लावक बल कम हो जाता है, इसलिए लोहे का टुकड़ा डूब जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन अगले क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए शायद वो गलत दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं।
महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के थे? तो अभी जो बताया हमने, आर्किमिडीज ये ग्रीस के निवासी थे। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे। एक समय वो तालाब या किसी टाइप में नहा रहे थे और नहाते नहाते अचानक से यूरेका यूरेका कह के भागे थे। अचानक से यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए नहाते समय भागे थे। तो ये यूरेका का मतलब था मिल गया मिल गया मिल गया। तो अचानक से उन्होंने ये चिल्लाते हुए भागे कि मिल गया मिल गया। तो यही चीज़ खोज लिए थे कि तैरते कैसे हैं, कोई वस्तु किसी पानी में कैसे तैरती है। तो यही सिद्धांत उनको मिल गया था पानी में नहाते समय। तो ये यूरेका शब्द भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि यूरेका का मतलब क्या है, मिल गया मिल गया। अगला क्वेश्चन, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण होता है? तो पानी की बूंदें तेलीय पृष्ठों में क्यों नहीं चिपकती? क्योंकि आसंजक बल का अभाव। ससंजक बल और असंजक बल दो तरह के होते हैं। तो एक ही वस्तुओं के बीच जब बल काम करता है वो ससंजक बल, और अलग अलग वस्तुओं पे जब दो बल आपस में बल काम करेंगे चिपकने वाले, तो असंजक बल होते हैं। तो पानी की तेल की और पानी की अलग अलग असंजक बल कम ज़्यादा होता है, इसलिए वो चिपक नहीं पाते। ऑप्शन नंबर ए सही है। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तो जिस तरह से पृथ्वी घूमती है, जैसे पृथ्वी हमारी पता होगा पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी घूमती है। तो इसी डायरेक्शन में जो भी पृथ्वी के ऊपर कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, सबके सब भी पश्चिम से पूर्व की तरफ ही घूमते हैं। इसी को बोलते हैं तुल्यकारी उपग्रह। तो पश्चिम से पूर्व ऑप्शन नंबर बी सही है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? तो पहियों में जो बेयरिंग लगाई जाती है, जो गोल गोल बेयरिंग लगाई जाती है, उनका काम क्या होता है? ताकि ये स्थैतिक घर्षण को गतिक घर्षण में बदल दे। पहिया अभी स्थिर अवस्था में है, उसको घसीटने से अच्छा है कि उसको गोल गोल घुमा दिया जाए, उसको गति करा दिया जाए। तो ये काम करती हैं बेयरिंग्स, बॉल बेयरिंग। अगला क्वेश्चन, जेट विमान और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, जेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त होता है। बात सही है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का यूज करेगा तो धीरे धीरे वायुमंडल की पूरी ऑक्सीजन को ये जला देगा, तो ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसीलिए ये अनुपयुक्त है, इसको यूज नहीं करना चाहिए। रॉकेट अपने ऑक्सीजन की पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन के रूप में करता है। वही बात होगा, इसका ईंधन की तरह यूज करने लगेगा तो वायुमंडल की सारी ऑक्सीजन को ही नष्ट कर डालेगा। तो ऑप्शन नंबर कह रहा कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी के किस गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है? पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे कोई टुकड़ा है, ये यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसमें कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, वैसे यहाँ पे ऊपर हल्का सा तैरता हुआ दिखेगा, ऊपर हल्का, इसका 1/10 भाग ऊपर होगा, बाकी सब नीचे होगा। तो यहाँ पे तैर रहा है तो पानी अभी यहाँ तक है, जब तैरते तैरते पूरा घुल जाएगा पानी के अंदर, तो पानी जगह तो उतनी ही लगेगी ना, इसकी जो अभी टुकड़ा था वही पानी बन जाएगा, तो जगह उतना ही रहेगा, मतलब पानी का स्तर उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो देखिए क्या होगा उसका वेग। तो हमने क्या पढ़ा है, v बराबर u प्लस AT पढ़े हैं ना हम लोग। अब चूंकि ऊंची इमारत से एक गेंद गिराई गई, तो गेंद गिरते हुए आ रही, मतलब प्रारंभिक वेग उसका कितना है? 0। तो a गुणे t बचा। a का मान कितना है? 9। हाँ, a का मान कितना त्वरण के साथ? तो a 9.8 दे रखा है, होता ही है। और t का मान कितना, कितने सेकंड बाद? 3 सेकंड, तो गुणे 3 कर देंगे, तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से हमने सॉल्व कर दिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो अभी अभी बताया गया कि द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अभी हमने बताया भी था कि जो पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना होता है। मतलब चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। बात तो सही लिखी है, लेकिन द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है, उसको चंद्रमा पर ले जाओ चाहे जहां ले जाओ, वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता। जो 100 किलोग्राम की वस्तु थी वो भी
चंद्रमा पर भी 100 किलोग्राम की ही रहेगी। भार पूछता तो बदल जाता, 1/6 हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। पावर यानी शक्ति का मात्रक वाट किसके तुल्य होता है? शक्ति का मात्रक P बराबर, हमने शक्ति क्या पढ़ा है? P बराबर W/T। शक्ति का मात्रक क्या होता है? P बराबर W/T होता है। तो इसका मात्रक W का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड एक और नीचे आ जाएगा तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो ज्वाला का आकार है वो कैसा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दिया है अधिक लंबा, ऑप्शन नंबर बी दिया है अधिक छोटा, गोलाकार, या फिर वही रहेगा। तो भारहीनता की अवस्था में अगर मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हमेशा के लिए वही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, ऑप्शन नंबर बी दिया तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो केस नली में जो जल है, जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है, इसका मतलब है कि तरल की श्यानता कितनी है? कम है, मतलब तरल पदार्थ पतला ज़्यादा है और जल उसकी अपेक्षा गाढ़ा है। इसका मतलब तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है तरल का ताप, ये भी सही नहीं होगा। तरल का ताप तनाव, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होगा। ऑप्शन नंबर डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ, अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर में ए में ये दिया होता कि तरल जल की अपेक्षा कम श्यान, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। दूसरा है तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, टेम्परेचर की बात ही नहीं किया गया। सी ऑप्शन तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, ये बात बिल्कुल सही है। उसका पृष्ठ तनाव कम है, इसीलिए वो पतला है, इसीलिए वो चढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो केशिकत्व एकमात्र कारण किसके लिए नहीं है? देखिए ध्यान से। स्याही का सोखना बिल्कुल एकमात्र ही कारण, स्याही जब सोखी जाती तो उसमें जो केशिकत्व के ही कारण स्याही ऊपर चढ़ जाती सोखते पर, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा है भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, तो भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, नीचे से जो जल चढ़ करके ऊपर आता है, ये भी एकमात्र ही कारण केशिका ही है, सही है। सूती कपड़े जल की बूंद पर फैल जाते, ये भी केशिकत्व के ही कारण होता, तो यह भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। अगला है पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, तो इसमें जड़ से जो पौधे में जल चढ़ता है ऊपर, केशिकत्व से तो चढ़ता है, साथ में पर्यावरण, जब ऊपर पर्यावरण से पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है तो उस वजह से नीचे से पानी जो पौधा होता है, एक अवशोषण बल भी उसमें काम करता है, ताकि नीचे से पानी को चूस सके, ऊपर खींच सके, तो दोनों काम करते। तो यहाँ पे केशिकत्व भी लगता है और अवशोषण बल भी काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, पता होगा आपको। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशा है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशा क्या है कि ऊर्जा का ना तो विनाश हो सकता है और ना ही इसको सृजन किया जा सकता है। लिखा होगा ऊर्जा का सृजन नहीं, पहला ऑप्शन सही है। ऊर्जा का दोनों, पहला ऑप्शन भी सही नहीं है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता और ना ही विनाश, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो अभी हमने कल पिछली वीडियो में ही देखा था कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी एक सेकंड में अगर पृथ्वी से कोई वस्तु फेंकी जाए 11.2 किलोमीटर तक एक सेकंड में चली जाए तो पृथ्वी को पार कर जाएगी, पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके पलायन कर जाएगी, इसी को बोलते हैं पलायन वेग। अगला क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई होती है? तो पास्कल दाब की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का किसके बराबर होगा?
तो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे किलोग्राम लिखा हुआ है और प्रति सेंटीमीटर, तो दाब का मात्रक हुआ, तो दाब के मात्रक है। अब किलोग्राम भी दिया, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे मीटर में, चेंज करने के बाद आएगा, देखिए ऊपर किलोग्राम है 1000, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और नीचे सेंटीमीटर लिखा है, तो सेंटीमीटर तो खैर सेंटीमीटर है, तो यानी इसको कह सकते हो 1000 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन, या फिर इसको ध्यान में ही रखना है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब 0.1 बार के तुल्य होता है। किसके तुल्य होगा, 0.1 बार के। इसको कभी सॉल्व कर देंगे, अगर आप कमेंट करिएगा, अगर इसको पता करना कि कैसे 0.1 बार आया, तो इसका मैं वो क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बता दूंगा आपको, मगर आपको कमेंट करना पड़ेगा। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है, इसे मापा जाता है जल की बहाव की मात्रा। आपने रेडियो में, समाचारों में सुना भी होगा कि इस बैराज से या इस डैम से इतना क्यूसेक जल छोड़ा गया, तो क्यूसेक का मतलब जल के बहाव की माप होती, कितना जल छोड़ा गया, जल का बहाव नापते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो पृथ्वी पर सब जगह समान नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर भी गुरुत्वाकर्षण का मान घटता बढ़ता है, क्योंकि ध्रुवों पर अधिकतम हो जाता है और अन्य जगह पे न्यूनतम हो जाता है, केंद्र पे 0 हो जाता है। तो इसलिए पृथ्वी पर समान नहीं होगा, क्योंकि भार बराबर क्या होता है, mg, अगर जी कम ज़्यादा होगा तो भार भी कम ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। ध्रुवों पर अधिकतम होगा, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस तरह से हमने आज लगभग 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको एक तरफ से देखना है, और अगर जो भी आपका कमेंट हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अगर आपको लगता है कि इसको फिर से हमें समझना चाहिए, मुझे बताना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसको विस्तार से समझा दूंगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की डेली मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। और क्लास में आपको डेली आना है, अगर आपको अपना विज्ञान का चैप्टर फिजिक्स को कंप्लीट करना। वैसे मैं धीरे धीरे करके हर विषय के चैप्टर्स को भी इसी तरह समझाता हुआ चलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।